हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक व्याकरण के पाठ 5 शब्द निर्माण में समास के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज समास के दूसरे भाग को हम लोग देखेंगे कि इसमें और समास के बारे में क्या बताया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब किसी बड़े बात को बहुत ही छोटे में संक्षेप में करके कहना। ठीक है, जिस प्रकार गागर में सागर भरना, तो गागर तो छोटी होती है, उसमें सागर कैसे भरेंगे, ये कहावत है ना। तो उसी प्रकार से हमारे पास शब्द तो बहुत हैं, लेकिन हमें समास का निर्माण कैसे करना है। जब हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं और उनको हम वाक्य में बदल देते हैं तब वह पद कहलाता है, और वही जो है सामासिक पद होता है, वाक्य को ही पद कहते हैं। ठीक है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप, किसी भी बात को बहुत ही छोटे में कहना। जैसे राजा का पुत्र, इससे छोटा हम और भी छोटा कर सकते हैं इसे। राजपुत्र का जो चिन्ह है, कारक चिन्ह, इसको हम हटा देते हैं तो हो जाता है राजपुत्र। ठीक है, तो इतना आप सबको बताया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे समास के भेद को, और समास विग्रह भी आपको बताया गया कि दो वस्तुओं को जोड़ने को, मतलब उनके संक्षिप्त रूप को, किसी बड़ी बात को छोटे में कहना, संक्षिप्त रूप में कहना समास कहलाता है। और अगर हम दो वस्तुओं को अलग अलग कर दें या दो शब्दों को अलग अलग कर दें तो वही विग्रह कहलाता है, समास विग्रह। जैसे देशवासी, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देश का वासी, इसमें हम कारक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा और नोट भी करते रहिएगा। समास के भेद, समास के भेद, समास के भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से? पहला देखिए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसको एक एक करके अभी हम लोग समझेंगे। अव्ययी भाव समास। और दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, और तीसरा है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा क्या है? द्विगु समास। द्विगु इस तरह से भी लिखते हैं, द्विगु समास। और पांचवा है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व देखिए, इसको दो तरह से लिखते हैं। एक तो आधा द हलंत व, फिर उसी तरह से लिखेंगे, और एक तो इसी में व को मिला देंगे। द्वंद्व समास। और छठा है हमारा बहुव्रीहि समास। छठा क्या है? बहुव्रीहि समास।
चलिए इसे एक एक करके हम लोग समझते हैं कि समास में क्या होता है। ठीक है, समास के भेद 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। तो अव्ययी समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव का मतलब इसमें पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। ठीक है, और जो भी समास है इसमें 2 पद होते हैं। पद तो आपको पता है, पूर्व पद, उत्तर पद। जो पहला शब्द होता है वो पूर्व पद होता है और जो अंतिम शब्द होता है वो उत्तर पद होता है, और बीच में जो भी कारक चिन्ह होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो अव्ययी भाव समास मतलब अव्यय। अव्यय क्या होते हैं, पहले इसको आप लोग जानिए कि अव्यय क्या होते हैं। जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसे हम 2 भागों में बांटते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी में क्या होता है कि लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार क्या होता है, परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन जो अविकारी शब्द होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होते। जैसे अविकारी में कौन कौन से शब्द हुए? ही, भी, और, किंतु, परंतु। इसको तो हम किसी भी लिंग, वचन, कारक के साथ प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसे ही अविकारी शब्द कहते हैं। यही अव्यय है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है? इसमें पहला पद जो आएगा वो अव्यय आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसके ट्रिक को नोट भी कर लीजिए। पहला पद जो रहेगा, केवल ट्रिक बता रहे हैं, पहला पद अव्यय होगा और इसमें उपसर्ग भी आएगा और एक शब्द 2 बार आएगा। एक शब्द बार बार भी आप लिख सकते हैं, एक शब्द बार बार। ये अव्ययी भाव समास की ट्रिक है। जैसे पहला पद अव्यय, उपसर्ग और एक ही शब्द बार बार। जैसे पहला शब्द अव्यय क्या हो सकता है? आजन्म। ठीक है, आजन्म, इसको यहाँ पर समझिए बोर्ड पर, आजन्म। तो जब इसमें हम मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा? आ प्लस जन्म। तो इसमें उपसर्ग मिला हुआ है। ठीक है, उपसर्ग मिला हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, और एक शब्द अगर बार बार आए, जैसे दिनों दिन, दिनों दिन, इसका मतलब दिन ही दिन, रातों रात, रात ही रात में। ठीक है, इस तरह से अगर आप कहीं उदाहरण देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसमें अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन, धड़ाधड़, ये सभी क्या है? ये सभी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा हम लोग देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की क्या पहचान है? इसमें दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और विग्रह करने के लिए इसमें कारक का प्रयोग होता है, मतलब कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसका चिन्ह दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और क्या होता है? कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इसमें, कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये इसकी पहचान है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, राजपुत्र लिखा है, राज
संबंध तत्पुरुष समास है। और जब इस का को हम लोप कर देंगे तो मिलाकर हमारा हो जाएगा राजपुत्र। तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। आ गया समझ में? इसी तरह से आपको कारक चिन्ह याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तत्पुरुष समास के लिए कारक चिन्ह का याद होना बहुत ही जरूरी है। जैसे चिन्ह है कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का के की, रा रे री। संबंध में देखिए का के की आ जाएगा और रा रे री आप कहेंगे ये कैसे आया, तो मेरी, मेरा, मेरे आ जाएगा। फिर क्या है अधिकरण में पर। अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो में और पर होता है, ठीक है। जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है और घर में पानी टपक रहा है, ठीक है। संबोधन आप जानते ही हैं, हे अरे, किसी चीज को आश्चर्य से कहना कि अरे इतना बड़ा सांप, इस तरह से आश्चर्य प्रकट करना संबोधन कहलाता है। और एक चीज बताइए, संप्रदान करण में भी से आया है और अपादान में भी से आया है। इन दोनों में क्या अंतर है? जो करण से है वो द्वारा के लिए है। जैसे बस के द्वारा, बस से, राम बस से स्कूल गया, मतलब बस में बैठकर स्कूल गया, बस के द्वारा स्कूल गया, बस से स्कूल गया। और जो अपादान का कारक है उसका चिन्ह से है तो वो अलगाव के लिए है। जैसे छत से पानी टपक रहा है, मतलब छत से पानी जो है वो अलग हो रहा है, टपक रहा है, अलगाव की स्थिति बन रही है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग कारक चिन्ह को याद कर लीजिए। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का ही प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए राह खर्च है, एक उदाहरण और देखिए, राह खर्च, तो इसको हम अलग कैसे करेंगे? राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च, मतलब इसमें के लिए कौन सा कारक है? संप्रदान को के लिए, इसमें संप्रदान कारक है। तो संप्रदान तत्पुरुष समास, और इस विभक्ति चिन्ह का जब लोप हो जाएगा तो बन जाएगा राह खर्च। और राह खर्च को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है, ठीक है। इसी प्रकार एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे रोग मुक्त। रोग मुक्त को जब आप कारक इसमें बनाएंगे कारक चिन्ह तो क्या होगा? रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। तो से किसमें आया? मतलब रोग से मुक्त हो गया, रोग से अलग हो गया, तो अपादान तत्पुरुष समास होगा। इस कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा रोग मुक्ति, ठीक है। चलिए इसके बाद है अगला हमारा कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास को समझिए, इसका क्या ट्रिक है? कर्मधारय समास कर्मधारय समास में क्या होता है बच्चों? इसमें जो है विशेषण का प्रयोग किया जाता है कर्मधारय समास में। जिस समास में विशेषण और विशेष्य या उपमेय और उपमान पदों में समास किया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो विभक्ति चिन्ह होते हैं कारक चिन्ह उसका लोप नहीं होता है। ध्यान दीजिए, इसमें विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया जाता है। कर्मधारय समास में
विशेषता बताई जाती है किसी चीज की, विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। जैसे हम बोले नीलकंठ, कर्मधारय का उदाहरण देखिए, नीलकंठ। नीलकंठ मतलब कंठ की विशेषता बता रहा है। नीलकंठ की कंठ जो है वो नीला है। नीलकंठ, कंठ की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। कि कंठ नीला है। ठीक है, इसी तरह से और उदाहरण है पीतांबर। यहाँ पर लिखेंगे नीला है कंठ जो, इसके अंत में जो रहेगा, नीलकंठ नीला है कंठ जो। ठीक है, और उदाहरण देखिए महादेव। महादेव इसको क्या कहेंगे, महान है, देव की विशेषता बताई जा रही है। महान है जो देव, महान है जो देव, इसमें जो आएगा। ठीक है, पीतांबर, पीतांबर अगर ऐसा आया तो आप समझ जाइए कि पीले वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है। पीले वस्त्र हैं जिनके, पीले वस्त्र है पीतांबर, पीले वस्त्र हैं जो। ठीक है, तो इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए द्विगु समास है। क्या आता है, द्विगु समास। द्विगु समास में देखिए क्या होता है, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, संख्या इसमें बताई जाती है। पूर्व पद संख्यावाची विशेषण और उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे चौराहा, चौराहा, इसमें नोट कर लीजिए पूर्व पद मतलब पहला पद क्या होता है, संख्यावाची। पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, चौराहा देखिए इसमें संख्या आई चौराहा मतलब चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। इसी प्रकार और उदाहरण देखिए दोपहर, दोपहर, इसमें भी दो संख्या आई तो दोपहर का क्या होगा, दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार। इस तरह से इसमें संख्या आएगा। जैसे पंजाब, एक और उदाहरण देखिए पंजाब, पंजाब में पन संख्या आ रहा है, पंजाब मतलब पांच, पांच आगों का समूह, पांच आगों का समूह। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। आ गया समझ में। अब देखिए द्वंद्व समास क्या है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है कि जिस समाज में पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, इस समास के दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है और इन दोनों पदों के बीच में और अथवा या मतलब समुच्चय बोधक आदि अव्यय लगे होते हैं। द्वंद्व समास का मतलब क्या होगा,
पहचान लिख लीजिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कैसे होते हैं? इस तरह लगते हैं। योजक चिन्ह होता है और विलोम शब्द आता है। और क्या आता है? योजक चिन्ह, विलोम शब्द और इसमें और, या, किंतु, ये सभी शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे राजा रानी, राजा रानी अगर लिखा है तो इसको क्या करेंगे? इसको हम देखकर समझ जाएंगे कि राजा और रानी, या तो हम यहाँ पर राजा और रानी लिखेंगे, या फिर हम यहाँ पर डैश लगा देंगे, योजक चिन्ह लगा देंगे, या फिर राजा या रानी लिखेंगे। ठीक है, मतलब दो समुच्चय बोधक वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग समास की पहचान करेंगे। द्वंद्व समास के ये उदाहरण हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। योजक चिन्ह, विलोम और या, किंतु, परंतु इस तरह के अगर समुच्चय बोधक शब्द आते हैं तो। देखिए, इसको भी मिटा दिए, फिर से लिख दे रहे हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह और विलोम, योजक चिन्ह, विलोम और क्या था? और, या, और या, अथवा। अगर इस तरह के शब्द आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि यह द्वंद्व समास है। इसके बाद अगला बचा आपका बहुव्रीहि समास। क्या है? बहुव्रीहि समास। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें दो पद जो होते हैं वो प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में नोट कर लीजिए, तीसरे पद की प्रधानता, तीसरे पद की प्रधानता होती है। और क्या होता है इसमें? इसमें पर्यायवाची, पहचान के लिए पर्यायवाची भी आते हैं। यही दो इसकी पहचान है, तीसरे पद की प्रधानता और पर्यायवाची। जैसे कहा जाए नीलकंठ, बहुव्रीहि समास का उदाहरण देखिए, नीलकंठ। तो इसमें कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि कंठ नीला है। ठीक है, नीला है कंठ जिसका, मतलब नीला है कंठ, वो भी किसका? तीसरा जो शब्द आएगा उसकी प्रधानता है। किसका नीला कंठ है? किसके लिए नीलकंठ का प्रयोग किया गया है? भगवान शिव के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शिव। नीला है कंठ जिसका, पहले इसको लिखेंगे। नीलकंठ अगर लिखा है तो हम लिखेंगे नीला है कंठ जिसका, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे शिव, शिव जी के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से एक दांत है जिसका, अर्थात गणेश, घन श्याम, जो घन के समान श्याम है, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया यह प्रकरण शब्द निर्माण समास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से नोट्स बनाते चलिए और याद भी करते चलिए। ठीक है, रटना नहीं है इसको, इसकी जो भी ट्रिक है उसको अच्छे से समझ लीजिए। एक बार आप समझ लेंगे तो वो हमेशा आपको याद रहेगा।
और अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। रटंत विद्या केवल परीक्षा पास करने के लिए होती है, तो इसे आपको समझना है, ठीक है। और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। या फिर लाइव क्लास चलती है, उसमें भी आप सब पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज आपका समास वाला पाठ समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।